चलिए जी, अब हमारा अगला टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड। देखिए जी, ये मैंने एक एक्सटर्नल फील्ड बनाई है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पॉजिटिव होगा वो इस तरफ होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो निगेटिव होगा वो इस तरफ होगा। ये मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और अगर मैं इसके अंदर में कोई डाइपोल रखूं तो डाइपोल की एक्चुअल जो पोजीशन होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए। मतलब डाइपोल चाहता है कि डाइपोल का पॉजिटिव चार्ज इस तरफ और निगेटिव चार्ज इस तरफ हो। और डाइपोल के अंदर में एक टर्म आता है दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जो कि होता है माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन यदि हमें चाहिए, दिस इज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डाइपोल। डाइपोल का पॉजिटिव चार्ज निगेटिव फील्ड की डायरेक्शन में जाना चाहेगा और डाइपोल का निगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ जाने की कोशिश करेगा। अब ये हो गई इसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। मगर मान लीजिए मैं डाइपोल को उठा करके ऐसे कर दूं इस तरीके से, तो ये अपनी खुशी से तो नहीं होगा, अपनी खुशी से कभी नहीं होगा। इसको हमें करवाना पड़ेगा ऐसा। इसके लिए मतलब हम लोग वर्क करेंगे इसके ऊपर, तब जाकर के ऐसा होगा। मान लीजिए मैंने स्टेबल डाइपोल को उठा करके कुछ ऐसे कर दिया, प्लस क्यू का चार्ज इस तरफ, माइनस क्यू का चार्ज इस तरफ, और ये मैंने डाइपोल को उठा करके ऐसे कर दिया, या इनिशियल जो भी एंगल पे था मैंने ऐसे कर दिया। तो इसके लिए मुझे वर्क करना पड़ेगा और मेरा यही वर्क इसी डाइपोल सिस्टम के अंदर स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो मान लीजिए मैंने एक छोटा छोटा सा एंगल इसके अंदर में जो है इसको अप्लाई किया। इसका जो टोटल वर्क होगा दैट वर्क विल बी इक्वल टू वर्क डन टू रोटेट डाइपोल फ्रॉम से θ1 से लेकर के θ2 के एंगल तक के लिए जितना भी वर्क डन होगा दैट विल बी इक्वल टू, दिस वर्क डन विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा वर्क और θ1 से लेकर के θ2 तक के हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। क्योंकि देखिए जैसे जैसे एंगल चेंज होगा वैसे वैसे टॉर्क भी चेंज होगा और टॉर्क चेंज होगा तो इसकी भी वैल्यू चेंज होगी ही होगी। तो ऐसी सिचुएशन में वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मगर चूंकि ये रोटेशनल वर्क होता है, जो नॉर्मल वर्क होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मगर रोटेशनल वर्क जो होता है, रोटेशनल वर्क में फोर्स की जगह लेते हैं टॉर्क और डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या लेते हैं अपन लोग, एंगल। ठीक है, तो वर्क नॉर्मल वर्क, लीनियर वर्क और ये रोटेशनल वर्क कहलाता है। तो दिस इज टॉर्क इनटू एंगल डी थीटा या डेल्टा थीटा। ओके, टॉर्क का फॉर्मूला होता है P क्रॉस E, तो जिसे हम लोग लिखते हैं PE साइन थीटा इंटू डेल्टा थीटा। अब P मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो कि कांस्टेंट है, E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल वो भी कांस्टेंट है, और जब P और E बाहर आ जाएगा तो बचेगा केवल साइन थीटा डेल्टा थीटा। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, तो ये मिल जाएगा हमें PE माइनस कॉस थीटा, एंगल रखना है θ1 से θ2। तो ये जो टोटल वर्क डन मिलेगा हमें, दिस विल बी इक्वल टू PE अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस कॉस θ2
माइनस ऑफ माइनस कॉस थीटा 1, तो इसको लिख सकते हैं पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये आ जाएगा वर्क। एंड दिस वर्क विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। दिस वर्क will be stored in the form of potential energy। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी दिस विल बी इक्वल टू पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, और ये हमारे पास एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला आता है। अब इसी में स्पेशल केसेस, अब स्पेशल केसेस कैसे लेंगे हम लोग? स्पेशल केसेस हम लोग लेते हैं, जैसे मान लीजिए इनिशियल एंगल 0 डिग्री है, मतलब ऐसी सिचुएशन अगर मान लो थीटा 1 जो है 0 डिग्री है और थीटा 2 जो है से कोई भी दूसरा एंगल है थीटा, जैसे इनिशियली ऐसा था और मैंने 90 डिग्री से ऐसा कर दिया। अगर थीटा 2 मैंने ले लिया 90 डिग्री, तो ऐसी सिचुएशन में मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी? पी ई कॉस थीटा 1 मतलब 0 डिग्री माइनस कॉस 90 डिग्री, और ये आ जाएगा U इज इक्वल टू पी ई। अब दूसरा केस, अगर मान लीजिए मैंने थीटा 1 इज इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब मेरा डाइपोल इनिशियली ऐसा था और मैंने पूरा घुमा करके ऐसे कर दिया। जो डाइपोल मेरे पास ऐसा था मैंने पूरा घुमा करके ऐसा कर दिया, तो थीटा 1 0 डिग्री और थीटा 2 जो हो जाएगा वो 180 डिग्री आ जाएगा। ऐसी सिचुएशन में जो पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी पी ई कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 होता -1, तो ये हो जाएगा पी ई 1 माइनस ऑफ -1, तो हो जाएगा 2 टाइम्स पी ई। और ये सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी जो किसी डाइपोल में स्टोर होगी, और वो भी तब जब मैं पूरा का पूरा उसको घुमा दूंगा। जनरल फॉर्मूला हमारे पास ये है, बाकी स्पेशल केसेस तो हम लोग उसके ढेर सारे बना सकते हैं। ओके, तो ये फटाफट आप क्वेश्चन कीजिए, फिर इसी के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स देखते हैं। चलिए अब हम करें एग्जाम्पल 2.6। एग्जाम्पल 2.6 ये क्वेश्चन जो है, जो अभी हमने टॉपिक पढ़ा उसी के ऊपर बेस्ड है। एग्जाम्पल 2.6, एग्जाम्पल 2.6। अब जरा देखिए, अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस हैज अ परमानेंट डाइलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट of magnitude 10 to the power minus 29 coulomb meter. A mole of this substance is polarized at low temperatures by applying a strong electrostatic field of magnitude 10 to the power 6 volt per meter. देखिए जी, इसके अंदर में बताया जा रहा है हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उसका मैग्नीट्यूड दे रखा है हम लोगों को, वो है 10 टू द पावर 6 वोल्ट पर मीटर की इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दे रखी है। और जो मॉलिक्यूल है हमारे पास, मॉलिक्यूल जो है वो डेफिनेटली कुछ इस तरीके से अलाइंड होगा, इस तरीके से अलाइंड होगा, और ऐसे हमारे पास में 1 मोल मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, अब ये जो मॉलिक्यूल है इसका डाई इलेक्ट्रिक मोमेंट हम लोग को दे रखा हुआ है 10 टू द पावर minus 29 कूलम मीटर। ओके, अ मोल ऑफ दिस सब्सटेंस, 1 मोल सब्सटेंस है हमारे पास, ये एक ऐसा एक नहीं है, 1 मोल है। इसका -q इस तरफ +q इस तरफ आइडियली होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पॉजिटिव है इस तरफ है और निगेटिव जो है वो इस तरफ है। तो नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग अलाइंड होगा हमारा डाइपोल। अब ये बोल रहा है 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस इज पोलराइज्ड बाय अप्लाइंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज सडनली चेंज बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को एकदम से ऐसे 60 डिग्री से चेंज किया। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को 60 डिग्री से चेंज किया, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज की जाएगी तो ये मॉलिक्यूल भी ऐसा घूमेगा।
क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अभी ऐसी है तो मॉलिक्यूल ऐसा अलाइन हो गया। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड 60 डिग्री से घूम जाएगी तो मॉलिक्यूल भी 60 डिग्री से घूमेगा। अब जब मॉलिक्यूल 60 डिग्री से घूमेगा तो ये भी घूमेगा, तो इसका मतलब ये कि ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है इसने इस मॉलिक्यूल को घुमाया, इसके ऊपर कुछ ना कुछ वर्क किया, और ये जो वर्क है यही वर्क इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी अपने को मिलेगी। अब यहां पे तो कोई यूजफुल एनर्जी है नहीं, तो ये जो एनर्जी जो हमें मिलेगी दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ हीट ओनली। अब वो ये पूछ रहा है कितनी हीट जनरेट होगी, हीट कितनी जनरेट होगी, तो इसके लिए हम लोग ये तो निकाल ले कि एक्चुअल में ये फील्ड ने कितना वर्क किया है। अब वर्क का फॉर्मूला हो चाहे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो, दोनों ही हमारे पास में एक ही होते हैं, पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालते हैं। नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ये होगा डाइपोल मोमेंट एक के कारण इनटू 1 मोल मतलब 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। एक का डाइलेक्ट्रिक मोमेंट है 10 टू द पावर माइनस 29। अब मैं 6.023 को ले लेता हूं, 6 इंटू 10 टू द पावर 23। 6.023 को अप्रोक्सीमेटली मैंने 6 ले लिया, तो ये हमें मिलेगा 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम मीटर। ये अपने को मिल गया नेट डाइपोल मोमेंट सारे मॉलिक्यूल्स का, एक मॉलिक्यूल का नहीं, सभी मॉलिक्यूल्स का। अब इसके अंदर में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन बाय फील्ड वो होती है पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ओके, अब पी हमारे पास है 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 टू द पावर 6 कॉस थीटा 1। इनिशियली तो 0 डिग्री पे था वो, अब हमने एकदम से 60 डिग्री उसको टिल्ट किया। ओके, तो ये हो जाएगा 6, 10 टू द पावर 6 और 10 टू द पावर माइनस 6 गया, cos 0 होता है 1 माइनस cos 60 होता है 1/2, तो 6 इंटू 1/2 दैट इज 3 जूल। ये 3 जूल की एनर्जी निकलेगी। अब ये जो 3 जूल की एनर्जी निकलेगी, ये जो वर्क किया है फील्ड ने, दिस वर्क विल बी कन्वर्टेड इनटू हीट। तो जो अपने को हीट मिलेगी वो मिलेगी 3 जूल की। अच्छा, इसके अंदर में क्वेश्चन में इन्होंने पहले ही बोल दिया है कि 100% पोलराइजेशन था, मतलब सभी के सभी मॉलिक्यूल्स घूमे हैं। अगर वो इसी क्वेश्चन में बोलता कि अगर मान लो 50% पोलराइजेशन है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर वो बोलता 50% पोलराइजेशन है, तो जितनी भी अपने पास में यहाँ वर्क होती है उसका हम 50% लेते हैं, मतलब 3 जूल का 50% दैट इज 1.5 जूल। तो इतनी एनर्जी निकलेगी। अगर ये अनयूज्ड एनर्जी है तो दिस एनर्जी विल बी सीन इन द फॉर्म ऑफ हीट। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये इजी क्वेश्चन था, आप इसे फटाफट करिए।